नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान औपचारिक भेंट मुलाकात करते हुए कहते हैं कि बस्तर अब शांति की तरफ लौट रहा। इस इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ने से खौफ कम हुआ है। बस्तर के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा और लोग मुख्य धारा से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। सुनिए। लड़ने हमको सफलता मिली। आज एक भी शिकायत उल्टी दस्त की नहीं मिलती, मौतें नहीं होती। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि हम बस्तर के लोगों से बीमारी से भी बचा रहे हैं और मृत्यु से भी बचा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूलें बंद थी, नक्सल गतिविधियों के कारण से स्कूल बिल्डिंग भी तोड़ दिए गए थे, स्कूल भी बंद थे। सारे स्कूल अब सड़क किनारे के गांव में विस्थापित हो गए थे। अब फिर से स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। गांव में अब राशन दुकानें भी खुली है, राशन कार्ड भी बने हैं, राशन भी मिल रहा है, बिजली भी लगा है, बिजली बिल हाफ का भी लाभ मिल रहा है। उसी प्रकार से स्कूल में गरम भोजन, पंचायतों में गरम भोजन दे रहे हैं ताकि कुपोषण से लड़ाई लड़ सके। शिक्षा के स्तर सुधरे, इसलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अभी हमारी बहन ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि बहुत दूर पड़ता है, बच्चे आने में परेशानी होती है। ऐसे में या तो बस चले या फिर यहाँ आश्रम या छात्रावास खुले। बहुत बढ़िया सुझाव है। मैंने अधिकारियों से पहले ही कहा कि जहाँ जहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था जरूर करें। अगले बजट में उसको डालेंगे ताकि आने वाले समय में उसकी पढ़ाई हो सके। लेकिन तत्काल में कुछ नौजवान लोगों को मिनी बस वगैरह फाइनेंस करा दें। पढ़ाई तो निःशुल्क हो रही है, आने जाने का खर्चा कम से कम आप दे देंगे तो बस चले तो आपके बच्चों को पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। नहीं हर पालक को आना पड़ता है, तो ऐसे कुछ रूट तय कर लें और बैंक फाइनेंस करा दें, उतना खर्चा तो उठा लेंगे, बस किराया नहीं दे देंगे। जब तक आश्रम न बने तब तक के, है ना। तो नौजवान लड़कों को बस फाइनेंस करा दीजिए, आदिवासी बच्चों को, और वो कम से कम एक स्कूल में बस चलाए, तो उससे थोड़ा टाइमिंग से थोड़ा देख लें, रूट तय कर लें, तो बच्चों को आने जाने में सुविधा होगी। तो शिक्षा के स्तर हमारा सुधरे। रोजगार के लिए भी जगदलपुर में, बस्तर में हम मिनी पीएससी हमने खोल दिया ताकि यहाँ के लोगों की भर्ती हो तृतीय चतुर्थ श्रेणी में। बस्तर फाइटर अलग से योजना हमने शुरू की है ताकि यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिल सके। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी हमारी जो पहचान है, बस्तर के पहचान क्या, बस्तर की संस्कृति। यहाँ की जो जनजाति है उसके अलग अलग बोली, अलग अलग नृत्य शैली, उसके संगीत, उसकी कलाकृति, बहुत विभिन्नता आपको बस्तर में मिलेगा। और उसको सहेजने के लिए सरकार लगातार, चाहे पूजा पद्धति को बचाने के लिए देवगुड़ी के निर्माण, नौजवानों के लिए घोटुल का निर्माण, और साथ ही बादल जैसे संस्था स्थापित किए हैं जिसमें हमारे जितने भी कला है, ज्ञान है, उसको हम सहेज सकें, संवार सकें। ये हमारी कोशिश। अनेक जिलों में अनेक काम कर रहे हैं। बस्तर में जहां लघु उपज खरीदी कर रहे हैं तो वो लघु उपज से वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो हर प्रकार से हमारी कोशिश कि यहाँ बस्तर के जीवन में परिवर्तन आए। ये बस्तर जो शांति का टापू कहलाता था, प्राकृतिक सौंदर्य का, ये पूरे देश में आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की जनजाति की जो संस्कृति है वो आकर्षण का केंद्र रहा है। बस्तर के दंतेश्वरी माई और बासु के मंदिर, और साथ ही साथ हमारे बस्तर के दशहरा, ये पूरा विश्व प्रसिद्ध रहा है। लेकिन बीच के समय आया जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया। नक्सली गतिविधि बढ़ने के कारण से हम लोग डर के साया में जी रहे थे। कोई आदमी एक दूसरे से बात करने से घबराता था, अजनबी से बात करना दूर के बात, अपने आस पड़ोस में भी बात नहीं कर पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वापस शांति हमारे बस्तर में लौट रही है। नक्सली पीछे जा रहे हैं,
लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं, एक विश्वास सरकार के ऊपर बना है और हमारी योजनाओं को आपने हाथों हाथ लिया और इसके कारण से बस्तर के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मैं बधाई देता हूं हमारे अधिकारी कर्मचारियों को जो दिन रात मेहनत करके शासकीय योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए उनको भी बधाई। मैं बधाई देता हूं हमारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, चाहे हमारे पार्षद हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो या सांसद, सब लोग दिन रात मेहनत करके बस्तर की शांति लौटाने में जो योगदान दिए हैं, शासन की योजना लागू करने में जो योगदान दिए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। कुछ मांगे हमारे साथियों ने की है, विधायक जी ने भी बात कही है। यहाँ किरेपाल में भी अब आस्ताना ब्लॉक, इसमें राजस्व विभाग में बहुत सारी त्रुटियां हैं और उस त्रुटि सुधार करने की जो बात कही है, तो मैं आपको जानकारी देता हूं। पहले ये सरकार के पास रहता था और वहां से आदेश होता था, अब अधिकार हमने कलेक्टर को दे दिया है। कलेक्टर को मैं निर्देशित करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार से बंदोबस्त त्रुटि है उसको सुधारने का काम करें। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नक्सल हिंसा पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। भूपेश ने कहा कि झीरम घाटी की घटना को 9 साल हो गए। इस घटना में परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करते पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा समेत हमने अपने कई नेताओं और जवानों को खोया है। इन 9 सालों में हमने भरसक प्रयास किया और इस घटना के सही तथ्य सामने आए। यह घटना राजनीतिक आपराधिक साजिश है। इस षड्यंत्र को उजागर करने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन लोग अड़ंगा लगाते रहे। एनआईए की जांच भी संतोषजनक नहीं है। झीरम घाटी शहीद मेमोरियल को जनता को समर्पित करने के बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनआईए से अलग छत्तीसगढ़ की पुलिस जब जांच करने में तत्पर हुई तो उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हाईकोर्ट चले गए। आयोग की जांच को विस्तार करने की जब बात हुई तब भी बीजेपी के नेताओं ने हाईकोर्ट में आवेदन लगा दिया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो हमें एनआईए से केस वापस नहीं कर रही। जब आयोग की जांच का दायरा बढ़ाया गया तब बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में आवेदन लगा दिया। बीजेपी नेताओं की मंशा है कि जांच आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसके पीछे कौन लोग हैं समझने की आवश्यकता है। नंद कुमार पटेल जी, उनके साथ विद्याचरण शुक्ल जी, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, अल्लाह नूर गोलछा और तमाम हमारे कार्यकर्ता जो उनके काफिले में थे, जो उनकी सुरक्षा में जवान लगे हुए थे, उनकी शहादत हुई। इन 9 वर्षों में हमने भरसक कोशिश की इस घटना के सही तथ्य सामने आए, लेकिन आप सब जानते हैं ये घटना एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसमें इस षड्यंत्र को उजागर करने के हम लोगों ने अनेक कोशिशें की, लेकिन लोग अड़ंगा लगाते रहे। एनआईए की जांच भी संतोषप्रद नहीं। आयोग की जो जांच है उस पे भी लोग न्यायालय गए हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी एनआईए की से अलग यहाँ की राज्य पुलिस जांच करने के लिए जब तत्पर हुई तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट गए और आयोग के अभी जांच की विस्तार करने की जब बात हुई तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हाई कोर्ट में आवेदन लगाए। हमने 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी थी और मालिकाना हक ना होने से ना लोन मिलता था ना ही धान बेच पाते थे। आपने हमारे गांवों को उजड़ते उजड़ते बचाया है। आपके नेतृत्व में सरकार बनी और हमें जमीन का हक
वापस मिला और कर्जा भी माफ हो गया। अब हम धान बेच पा रहे हैं और लोन भी मिल रहा है। लोहंडीगुड़ा के निजी उद्योग से प्रभावित किसानों ने बडांजी में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 2018 में बनी सरकार तो सबसे पहले और प्रमुख निर्णयों में लोहंडीगुड़ा के प्रभावित किसानों को जमीन लौटाया जाना शामिल था। जमीन लौटने की खुशी बयां करते किसान बडांजी के मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने पहुंचे थे। किसानों ने भावुक होकर बताया कि किसान जमीन नहीं देना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। कई किसानों को जेल जाना पड़ा। बडांजी के किसान हेम भारद्वाज छिंदगांव के किसान ने मुख्यमंत्री से कहा कि 2018 में आपकी सरकार के गठन के साथ ही जमीन वापस मिलने की घोषणा हुई और फरवरी 2019 में राहुल गांधी जब धुरा गांव आए तब उनके हाथों में जमीन का पट्टा वापस मिला था। मध्य प्रदेश के भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में कोविड मामलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड के 50 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 43 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राष्ट्रपति और पीएम के दौरे पर भी जानकारी दी। सुनिए। मध्य प्रदेश के अंदर 50 प्रकरण नए आए हैं, जबकि 43 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक्टिव केस कोरोना के 296 हैं, 296, जबकि संक्रमण दर हमारी अब वर्तमान में 0.68 है। रिकवरी दर हमारी स्थिर बनी हुई है, 98.7 लगातार स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में जो सैंपल लिए गए वो 7,325 सैंपल लिए गए हैं। जो मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 35,942 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो वैक्सीनेशन कुल हुआ है वह 11,86,22,145 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कोई भी पुलिसकर्मी पिछले 24 घंटे में संक्रमित नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी थी, नाम दे दिया भारत जोड़ो। भारत एक ऐसे सक्षम हाथों में है इस वक्त जिसका विश्व में डंका बज रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। आज आप एक महीना ऐसा नहीं बता सकते जब विश्व का कोई नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हिंदुस्तान नहीं आ रहा हो। ऐसे भारत को जोड़ने की बात कहां से आ गई? अपनी खीज ऐसे क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो। कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस बिखर रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और जहां तक आपने दिग्विजय सिंह की बात कही है कि उन्हें इस यात्रा में शामिल किया है, कमलनाथ जी उन्हें मध्य प्रदेश से दूर करना चाहते थे, कर दिया। माननीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं यहाँ पर, और मध्य प्रदेश के भोपाल में जो स्वास्थ्य केंद्र हमारे हैं उनके शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम है, उनके और भी कार्यक्रम हैं। उसके बाद वो उज्जैन चले जाएंगे। उज्जैन में निजी कार्यक्रम है और इंदौर से फिर वो दूसरे दिन रवाना होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं, उन सबसे सीधा संवाद करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भोपाल में आ रहे हैं और भोपाल में स्थानीय कार्यकर्ताओं से भेंट के बाद में जबलपुर जाएंगे और वहां भी बैठक और स्थानीय और व्यक्तिगत उनके कार्यक्रम हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पंचायतों में जो प्रधानमंत्री आवास हैं उनका एक साथ एक जगह माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और बाकी सभी जगह पर स्थानीय और प्रभारी मंत्री और सम्मानित विधायकगण पूरे प्रदेश में रहेंगे और एक साथ में प्रधानमंत्री आवास का वितरण उस दिन किया जाएगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रशासन ने नीलगंगा क्षेत्र में हनुमान मंदिर की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया। इसी कड़ी में उज्जैन के एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि हनुमान मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था, जिसको नोटिस देकर खाली कराने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि नोटिस के बाद भी अतिक्रमण न हटाए जाने पर नगर निगम की तरफ से सामान हटाकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। ये हनुमान मंदिर की ज़मीन है जिस पे ये अतिक्रमण करके कुछ 1-2 मकान बने हुए हैं। आज उन्हीं को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पहले अवगत किया गया था। हाँ, इनको परसों जो है कर्मचारी भेज के और अवगत कराया गया था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और खुद से अपना सामान वगैरह हटा लें, बट इन्होंने हटाया नहीं है, तो हम नगर निगम कर्मचारियों के माध्यम से सामान। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के सिगदहा नाला के नीचे एक अज्ञात युवक की सिर कटी लाश मिली। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मृतक की पहचान की कोशिश में जुटी है। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। फिलहाल मृतक के शव की शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना स्थल पर पुलिस मौजूद है और मृतक के सिर की तलाश के साथ ही मामले की जांच कर रही है। मृतक का सिर न होने से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, नईगढ़ी में एक लाश मिली है। वो लाश की अभी पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि उसका सिर भी कटा हुआ है, एक हाथ कटा हुआ है और एफएसएल टीम के द्वारा उस मौके विजिट कर लिया गया है। पुलिस मौके मौजूद है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि उसकी हत्या करके किसी ने उसको वहाँ फेंका हुआ है। पुलिस अपनी तफ्तीश और पतासाजी कर रही है। अभी मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है। आसपास के थाना क्षेत्रों को, पड़ोसी जिलों को मैसेज कर दिया गया है और मृतक की पहचान के साथ साथ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, गुप्तांग को भी पूछ लिया गया। हाँ, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है देख के कि उसको गुप्तांग भी आधा। मंदसौर के तोलाखेड़ी गांव में खेल मैदान की जमीन पर अतिक्रमण हटाना प्रशासन के लिए मुसीबत बना हुआ है। दरअसल शामगढ़ तहसीलदार अर्जुन भदौरिया राजस्व टीम के साथ शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाने पहुंचे। तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के दौरान निर्माणाधीन मंदिर को भी जमींदोज कर दिया, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत ग्रामीणों ने किया। दूसरे दिन शिव मंदिर के यहां पर सड़क जाम कर लगभग 2 घंटे से तहसीलदार के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ग्राम तोलाखेड़ी में इसके कुछ दिनों पूर्व ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार शामगढ़ को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कि ग्राम का जो मैदान है उसका पंचायत से लगा हुआ, उसमें अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया था। और उसके बाद कई बार कई लोगों ने उसमें निवेदन भी किया कि थोड़ा जल्दी अतिक्रमण हटा दिया जाए, क्योंकि उससे जो स्कूल का मैदान है प्रभावित होता है। उसी तारतम्य में कल तहसीलदार शामगढ़ एवं पूरी राजस्व का अमला द्वारा इसमें कार्रवाई की गई, अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद आज कुछ लोगों द्वारा इसमें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि जो अतिक्रमण हटाए गए उसमें कोई उनका देवी देवता के स्थान भी था। चूँकि ये ज्ञापन दिया गया है तो ये उचित माध्यम से ज्ञापन हम कलेक्टर महोदय को पहुँचा देंगे और जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई होगी, जो भी दिशा निर्देश कलेक्टर महोदय से प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई। इसमें सर तहसीलदार पे आरोप लगे हैं और नारे भी लगे मुर्दाबाद के, तो इसमें आरोप लगे हैं कि उनको पता होने के बाद भी ऐसी कार्रवाई की गई है। ये तो ये इस बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। ये तहसीलदार से चर्चा उपरांत और कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आने के बाद इस पर कुछ कहा जाना ठीक रहेगा। उन्होंने बर्खास्त की भी मांग की तहसीलदार को, इस बारे में क्या कहें सर? ये मैं आज जैसा बताया कि ये कलेक्टर महोदय के को हम ये जो ज्ञापन दिया है ये उनको प्रेषित कर देंगे। जो भी फिर उस संबंध में कलेक्टर महोदय जिस तरह से जो भी इसमें तहसीलदार से चर्चा करके जो भी कार्रवाई होगी। प्रशासन द्वारा जो है लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन द्वारा यही आश्वासन दिया गया है कि जो उनकी मांगे हैं या जो उनका कहना है वो जहाँ से जो उसके पावर जहाँ जिन अधिकारी के पास है जिसमें कार्रवाई करने की, उनको हम भेज देंगे। एसडीएम लेवल पे यहाँ पे उपखंड स्तर पर इस बात ये जो उनकी मांगे हैं पूरा किया जाना नहीं है, संभव नहीं है। तो जो कलेक्टर महोदय ने जो कालेश्वर मंदिर का कार्य चल रहा था, मंदिर आधा बन चुका था, उस मंदिर में आसपास के क्षेत्र की सभी जनता का सहयोग राशि उसमें लगी हुई थी। तो इन्होंने कल उस प्रशासन ने क्या करा कि उसकी आड़ में अतिक्रमण की आड़ में मंदिर को ढा दिया।
जब पुजारी ने इन्होंने इनका विरोध किया तो इनको भी डांट के भगाया गया, इनके गाली गलौज के साथ में इनको वहाँ से हटाया गया है। अब उनका ये कहना है कि यहाँ मंदिर कुछ नहीं है। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि वहाँ मंदिर नहीं था, और सुबह मैं जब मौके पे गया मैंने देखा वो मंदिर था, और मंदिर का अभी काम चल रहा था, और मूर्ति जो थी वो गांव में स्थापित है और वहाँ पे बिठाना था। अब जो भी मंदिर बनेगा, क्या मंदिर बनने से पहले कोई मूर्ति स्थापित होती है क्या? ये गलती रही है इनकी कहीं ना कहीं, अपनी त्रुटियाँ दोबारा है। किस गांव की घटना है और क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम दशरथ सिंह है, मैं जिला सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल से, और ये घटना है शामगढ़ तहसीली ग्राम। एक ही मंदिर है? एक ही मंदिर था। कौन से गांव की घटना है? दोनाखेड़ी। क्या हुआ फिर मंदिर के साथ? मंदिर आना ने जबरीती दड़ायो, तहसीलदार साहब का पग पकड़ लिया, बारका ने सबने, औरता ने सबने पग पकड़ लिया, नहीं छोड़िया। एसडीएम साहब का पग पकड़ लिया तो भी नहीं छोड़ी, उन्होंने मंदिर दड़ायो है। क्या मंदिर अतिक्रमण में था? नहीं साहब, सरकारी जमीन में। तो क्या इसकी अनुमति वगैरह कुछ? सरपंच साहब ने उन्होंने आज के मुकाम देवड़ी तो कोई सरपंच साहब ने? हाँ, और 50 परशुराम जी सरपंच साहब। कितने साल पहले बना था मंदिर? 4 साल थी बनी रही मंदिर। 4 साल से निर्माण चल रहा है? हाँ, 4 साल थी बनी रही है। लगभग कितना बन के तैयार हो चुका था? वो खाली शिखर को रही तो उनके बाकी, और मूर्ति स्थापन भी नहीं थी बाकी। मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले के देवरी में हाथियों ने 2 दिन पहले उत्पात मचाते हुए 3 घरों को रौंद दिया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद हाथियों के काफिले ने रात में पंचायत सारसताल के पोषक ग्राम रानी बुढ़ार राय जिला में आतंक मचाते हुए 2 घरों को रौंदते हुए घरों में रखा हुआ अनाज खाने के साथ खराब कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने 3 हाथियों के काफिले को रेस्क्यू करते हुए हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। वहीं आज सुबह ग्राम नरिया में भी हाथियों ने एक घर को रौंद डाला। वन विभाग की टीम जंगल में हाथियों का मूवमेंट होने तक जंगल न जाने समेत घरों में भी सतर्क रहने की समझाइश दे रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन ग्राम रानी बुढ़ार सिंह में ये हाथी करीब 9 बजे रात के आए थे यहाँ, और ये मकान का डमी डोज कर दिया। और क्या नुकसान किया हमने? और चावल ये अनाज कर दिया सर। उसमें से ये डिब्बा है जो रखा हुआ है, उसमें अनाज था, वहाँ 30,000 रुपया हमारे पैसे थे, वो खा गए, हाथी निकल लिए सर। अरहर भी रहा था, कुटकी और ये चने वने सब अनाज थे उसमें, यही सब खा गए सर। जब वन विभाग की टीम आई थी क्या? जी। कब आई थी? ये 10 बजे रात की आई थी सर। कितना नुकसान क्या हो गया? हमारा नुकसान यही है। वृंदावन की रहने वाली एक युवती ने रामेश्वर दास महाराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने कहा कि रामेश्वर दास महाराज ने उसके साथ अश्लील हरकत की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। युवती की शिकायत पर नीलगंगा थाने में FIR दर्ज की गई। पीड़िता ने बताया कि रामेश्वर दास महाराज मेरे साथ फोन पर गंदी बात करते थे, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आश्रम जाती थी तो गंदी हरकतें करते थे। वहीं इस मामले पर महंत रामेश्वर दास ने कहा कि ये घिनौना आरोप है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आश्रम के आपसी विवाद के खिलाफ मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं और वो असत्य है। रामेश्वर दास जी महाराज मेरे से फ़ोन पे भी गंदी गंदी बातें करते थे। कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास हैं उनकी। और रामेश्वर दास जी महाराज के आश्रम जब मैं जाती थी तो मेरे साथ गंदी गंदी वो हरकतें करते थे। मेरे साथ गलत करने का उन्होंने प्रयास किया, मैं उसमें एग्री नहीं हुई। जब मैं एग्री नहीं हुई, मैंने कहा मैं सबको बता दूंगी, तो मुझे धमकाया। बोले किसी को बताया तो तुझे मरवा देंगे, बंदूक की गोली से उठवा देंगे और सिपराजी में फिकवा देंगे। तो मैं थोड़ा डर गई, धमकी में मैंने किसी को नहीं बताया। फिर मैं संत समाज में आई, कल दत्त अखाड़ा मीटिंग हुई, मैंने वहाँ भी सारी बात संतों के समक्ष रखी। सभी संतों ने कहा कि बेटी हम तेरे साथ हैं, अगर ऐसा गलत हो रहा है तो सभी संतों का जब मुझे साथ मिला तो मैं थाने तक आई और शादी के झूठे कागज बना करके उनने ही वायरल कर दिए। बताइए अब जो पहले से साजिश थी उनकी हम वो झूठे सांचे फंसवाने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो है ये आश्रमों के आपसी विवाद के कारण उसको समझा बुझा के और
हमारे खिलाफ जो है जिस तरह का वहाँ उल्टे सीधे बयान दिलवा रहे हैं वो असत्य है, निराधार है। और मेरे से ही उसकी शादी दोनों की हुई, उसमें मेरे से कन्यादान कराया, मैं उसका पिता हूँ, इसलिए मैं उसके संबंधित कोई इस तरह के विचार रख भी नहीं सकता हूँ। और न मेरा उसका आना जाना 5.5 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी और उस शादी की हमने कभी कोई चर्चा भी नहीं करी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को बताओगे तो हमारे को भगत जगत हमारे सेवा नहीं करेंगे, तो हमने कोई बात नहीं करी। लेकिन इनकी पूर्व की जो महिला इनकी चेली थी, 14 साल तक इनके पास रही, उसने आके सब साधु संतों को आवेदन दिया कि इसने शादी कर ली और हमारा आश्रम बेचा। ये चर्चा उसने करी और उसके कारण ये मेरे से असंतुष्ट हुए दोनों कि आपने उस महिला को बुला के हमारे खिलाफ जो है ये हमारी बात को प्रकट किया। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मेरा उससे। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।